वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए ये पीडीएफ है क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है अनुवांशिक है। चैप्टर नंबर 7 बायोलॉजी का है। ठीक, हम इसमें देखेंगे पीडीएफ यानी 5 नंबरी के साथ, 1 नंबरी के साथ और 2 नंबरी के साथ देखेंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सिर्फ आप उतार लीजिएगा और बहुत सारे यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है और 2 नंबर का भी और 5 नंबर का भी बनता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला नंबर क्या है, अनुवांशिकी है। अनुवांशिक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक, इस वक्त पूछेगा वंशागति या अनुवांशिकता। वंशागति उसी को कहते हैं, अनुवांशिकता उसी को कहते हैं, एक ही साथ होता है। वंशागति बोलिए या अनुवांशिकता बोलिए, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन कैसे होगा, तो वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा अनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी संचरण होती है या होता है उसे क्या बोलेंगे, वंशागति कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी जैसे मान कर चलो कि उसके पापा वाला पीढ़ी में कौन सा उसका गुण है, उसका रंग कैसा है, रंग भी जा सकता है, उसका बहुत प्रक्रिया रंग जा सकता है, लंबा बौना भी हो सकता है, यानी उसके पिता वाला गुण उसके बेटा वाला में, यानी उसी को कहते हैं हम लोग पीढ़ी। पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी यानी एक पीढ़ी हो गया उसका पापा और दूसरा पीढ़ी हो गया उसका पोता, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण होता है उसे वंशागति कहते हैं। देखो वंशागति समझ में आ गया। अब होता है अनुवांशिक गुण किसे कहते हैं। यहाँ शब्द आता है सर अनुवांशिक गुण किसे कहते हैं। अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण, इसी को पैतृक गुण भी कहा जाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होने वाले गुण को अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब कि क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी गया, फिर ओकरा पीढ़ी से ओकरा पोता वाला में, फिर ओकरा पीढ़ी से ओकरा पोता वाला में, फिर ओकरा पीढ़ी से ओकरा बेटा वाला में, पोता वाला में, बेटा वाला पोता वाला, यानी जो संचरण होता है, ट्रांसफ़र होता है, उसको अनुवांशिक गुण या पैतृक गुण कहते हैं। ठीक, देखो सबसे पहला नंबर क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, तो अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। या अनुवांशिका का पिता किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है। ठीक, आप समझते हम लोग। देखो जैसे मान कर चलो कि आप कभी सुने होंगे जुड़वा बच्चा के बारे में। ठीक, देखो इसका टॉपिक अलग है बट उस चैप्टर में है आइडेंटिकल ट्यूब, तो इसीलिए हम लिख दिए। ठीक, बट इसका टॉपिक ही अलग टॉपिक है। जुड़वा बच्चा होता कैसे है। ठीक, देखो समरूप यमज यानी जुड़वा बच्चा, आइडेंटिकल ट्यूब्स, ऐसा संतति जो एक ही युग्मक जाइगोट, ठीक, एक ही युग्मनज जाइगोट से उत्पन्न होते हैं तो उसे ही समरूप यमज कहते हैं। यह संतति अनुवांशिक एवं शारीरिक रूप से एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। देखो कैसा होता है, जैसे मान कर चलो कि आपका क्या है, स्पर्म है, क्या है आपका स्पर्म है, तो स्पर्म क्या है, एक युग्मक है। ठीक, और अंडाणु क्या है, एक युग्मक है। ठीक, और दोनों मिल जाता है तो युग्मनज बनाता है। क्या क्या बनाता है, युग्मनज बनाता है। और यही युग्मनज किसी कारणवश 2 भागों में बढ़ जाता है तो जुड़वा बच्चा होता है। लेकिन इस बच्चा जो होता है, दोनों बच्चा शारीरिक एवं अनुवांशिक गुण जो होता है दोनों एक दूसरे के समान होता है, बिल्कुल समान होता है। इसी को बोलते हैं आइडेंटिकल ट्यूब, समरूप यमज। ठीक, इसका टॉपिक आता है विभिन्नताओं। ठीक, विभिन्नताओं किसे कहते हैं, विभिन्नता मतलब अलग अलग जीवों का ऐसा गुण जो अपने संतति में पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता है तो उसे विभिन्नताएं कहते हैं। यानी पापा वाला लक्षण है, गुण है, पर दिखाई नहीं देता है पूर्ण रूप से उसके अपने संतति में, तो उसे क्या बोलेंगे, विभिन्नताओं बोलेंगे। यह 2 प्रकार के होता है। क्या होता है, देख लीजिए, सॉरी, यह 2 प्रकार के होता है। यह क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला जननिक विभिन्नता, दूसरा कायिक विभिन्नता।
जेनेटिक विभिन्नता क्या होता है? ऐसा विभिन्नताओं जो शुक्राणु एवं अंडाणु के कारण उसके संरचना में परिवर्तन होता है उसे जेनेटिक विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे मान कर चलो कि उसके शुक्राणु एवं अंडाणु के कारण, ठीक, यानी उसके युग्मक के कारण, युग्मनज नहीं, युग्मक के कारण जो संरचना में परिवर्तन होता है उसे जेनेटिक विभिन्नता कहते हैं। जैसे किसी का आँख देखिएगा, और किसी पिता के आँख और भूला है तो उसका बेटा के भी आँख क्या हो जाएगा? भूला हो जाएगा। बाल, लंबाई, ये सब क्या है? जेनेटिक विभिन्नता है। क्यों? क्योंकि ये अंडाणु एवं शुक्राणु के कारण परिवर्तन होता है। देखो इसमें कुछ एक नंबरी है। एक नंबरी क्या है? यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वंशागति होती है। देखो जेनेटिक विभिन्नता में क्या होता है? अगर उसका पापा का आँख भूला है तो उसका बेटा भी हो जाएगा, उस बेटा को जो संतति होगा उसका भी होगा। नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होगा? संचारित होगा। लंबाई में, हाइट में, लंबाई में कह सकते हैं, बाल में कह सकते हैं, सब क्या है? ये सब जेनेटिक विभिन्नता है। यह जैव विकास में सहायता करता है। बिल्कुल, यह जैव विकास में क्या करता है? सहायता करता है। ठीक, इसे अनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। इसे अनुवांशिक लक्षण भी कहता है। कहता है ना कि पापा वाला तोरा क्या है? लक्षण है। तो ये लक्षण क्या है? इस लक्षण को अनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं हम। अगला टॉपिक क्या है? कायिक विभिन्नता। ऐसी विभिन्नता जो अंडाणु एवं शुक्राणु के कारण उसके जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होता है उसे कायिक विभिन्नता कहते हैं। देखो उसमें अंडाणु एवं शुक्राणु के कारण परिवर्तन होता था, लेकिन यह अंडाणु एवं शुक्राणु के कारण परिवर्तन नहीं होता है, उसके जीन के भी परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे? कायिक विभिन्नता कहते हैं। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वंशागत नहीं होते हैं। ठीक, यह जैव विकास में सहायता नहीं करता है। इसे उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। क्यों उपार्जित लक्षण क्यों कहा जाता है? जैसे मान कर चलो, और आपकी मम्मी का कान छेदाया हुआ है, ठीक, छेदाया हुआ है, तो क्या उसके संतति जो उत्पन्न हुआ, क्या उसके कान छेदाया हुआ आएगा? नहीं। इसलिए ये क्या है? उपार्जित लक्षण है। जैसे चूहे के पूंछ काटना, कानों में छेद करना, सब क्या है? कायिक विभिन्नता का एग्जाम्पल। इसके बाद क्या आता है? प्रभावी गुण। वैसा लक्षण जो संतति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे क्या बोलेंगे? प्रभावित गुण कहा जाता है। यानी जो लक्षण संतति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसे प्रभावी गुण कहते हैं। अप्रभावी गुण। वैसा लक्षण जिसके जीन संतति में रहते हैं लेकिन वह लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे, तो इसे प्रभावी गुण कहते, अप्रभावी गुण कहते हैं। ठीक, कुछ एक नंबरी है, देख लीजिए। जीन। डीएनए की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को जीन कहते हैं। जीन प्ररूपी। ठीक, समझते हैं जीन प्ररूपी। जीन प्ररूपी क्या होता है? देखिए, जीन प्ररूपी, जीनोटाइप। किसी भी जीव की आनुवंशिक संरचना को जीन प्ररूपी कहते हैं। जैसे लंबाई, त्वचा, बाल, रंग, सब क्या है? जीन प्ररूपी। उसके आनुवंशिक संरचना है, लंबाई, त्वचा, बाल का रंग, ये सब क्या है? जीन प्ररूपी है, यानी जीनोटाइप है। लक्षण प्ररूपी। किसी लक्षण का बाहरी एवं आकृति, किसी लक्षण का बाहरी एवं आकारिकी या आकार समरूप जो दिखाई देता है उसे लक्षण प्ररूपी कहते हैं। ठीक, दोनों ये सब नहीं पूछता है, एक नंबरी के लिए है। ये दोनों का अंतर है। दोनों का अंतर आप लोग क्या कीजिएगा? उतार लीजिएगा। ये पूछता है जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर। देखिए ये सब क्या है? आपका अंतर है। पहला में क्या है? यह जीवों का जीव संगठन करता है, यह वातावरण द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यह लक्षण प्रारूप द्वारा नियंत्रण होता है, जीन प्रारूप के लक्षण दिखाई नहीं देता है। ठीक, लिख लिया। देखो इसमें क्या है? पहला में यह जीवों के आकार, रंग आदि गुणों का व्यक्त करता है। फिनोटाइप। यह वातावरण द्वारा प्रभावित होता है, यह जीन प्रारूपी द्वारा नियंत्रण होता है, यह लक्षण प्रारूप के लक्षण पूर्ण रूप से
दिखाई देता है, बौना, झुर्रीदार, गोला जो हो। दो नंबर में पूछता है, आप लोग उतार लीजिएगा। इसका हम लोग चलते हैं पेज नंबर अगला पे, पेज नंबर अगला। देखिए अगला क्या है, मेंडल के अनुवांशिक नियम। ठीक, ग्रेगर्स और मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में और मृत्यु 6 जनवरी 1884 में ऑस्ट्रेलिया देश के ब्राउन नामक स्थान में हुआ। यह ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे। इन्होंने आनुवंशिक पर नींव डाली, जिसे आनुवंशिकी की पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के 7 जोड़े विपरीत गुण वाले पौधे पर प्रयोग किए और 1886 में एनुअल प्रोसेसिंग ऑफ द नेचुरल हिस्टोरी सोसाइटी ऑफ ब्राउन में प्रकाशित किया। यानी मटर के पौधे पर प्रयोग किया 1886 में, और एक बुक उन्होंने लिखी। इसी बुक में पूरा मटर के पौधे पर कैसे कैसे प्रयोग किया इन्होंने पूरा लिख डाले। ठीक, लेकिन 34 वर्ष बाद लिखने के बाद उन्होंने मान्यता वैज्ञानिक द्वारा नहीं मिला, उन्होंने मर गए। लेकिन 34 साल बाद यानी 1900 ईस्वी में इसका प्रयोग को वैज्ञानिक द्वारा मान्यता मिली, यानी 34 साल बाद मिला था, यानी बोले तो 1900 ईस्वी में मिला था। ठीक, देखो मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सिवम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मेंडल ने लंबा को कैपिटल टी और बौना के स्मॉल टी माना। ये एक नंबर में पूछता है 10वां में, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। मेंडल ने प्रभावी को डोमिनेंट और अप्रभावी को रिसेसिव नाम दिया। ठीक, अब इन्होंने क्रॉस किया, एक संकरण क्रॉस कराया। एक संकरण क्रॉस में देखिए क्या क्या है। एक संकरण क्रॉस यानी मोनो हाइब्रिड में क्या है, मेंडल ने एक संकरण के लिए मटर के 2 पौधे विपरीत गुण वाले लिए। ठीक, मटर के 2 पौधे लिए विपरीत गुण वाले, ठीक, जिसमें एक लंबा था और एक बौना था। दोनों पौधे के संकरण कराकर नए नस्ल में जीन प्ररूपी का अनुपात 1:2:1 और लक्षण प्ररूपी का अनुपात 3:1 प्राप्त हुआ। देखो कुछ इस प्रकार से क्रॉस कराए हुए हैं। एगो लंबा है, एक बौना है, दोनों को क्रॉस कराएंगे तो देखो पेरेंट्स, देखो जब इसको पेरेंट्स यानी माता पिता को किए ना, जनक को कराएं तो F1 पीढ़ी में कुछ इस प्रकार के आया, F2 पीढ़ी में कुछ इस प्रकार के आया। देखिए एगो शुद्ध लंबा, ये भी लंबा लेकिन शुद्ध लंबा नहीं है, ये बौना है। ठीक, तो इसका जीन प्ररूपी का अनुपात कितना आया, 1:2:1। ठीक, इसमें एक शुद्ध लंबा है, एक बौना है, 2 अशुद्ध लंबा है। लक्षण प्ररूपी का अनुपात फिनोटाइप 3:1, 3 लंबा 1 बौना। इसमें मेंडल का पहला नियम या पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। देखो इसको है ना, एक संकरण को मेंडल का प्रथम नियम भी कहा जाता है या पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है। ठीक, चलते हैं अगला पेज पे। एक संकर संकरण का आप लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं द्विसंकर संकरण का, डाई हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड देखे हैं, अब देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल ने द्विसंकरण के लिए एक मटर के पौधे 2 जोड़े विपरीत, उसमें 1 जोड़े, इसमें 2 जोड़े विपरीत गुण वाले वंशागति को चयन किए, जिसमें पहला पौधा का बीज गोलाकार तथा पीला और दूसरे पौधे का बीज झुर्रीदार तथा हरा के बीच संकरण कराकर एक नए नस्ल के पौधे का जीन प्ररूपी अनुपात 1:2:2:4 2:4, फिर 1:2:1:2:1 यानी याद करेंगे 12 24 12 12 1 तथा लक्षण प्ररूपी 9:3:3:1 था। इसने प्रयोग करके एक नियम दिए जिसे मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से क्रॉस कराए उन्होंने। जनक 1 में पीला लिए और गोला लिए, युग्मक है, हरा लिए और झुर्रीदार लिए। तो क्रॉस कराकर F1 पीढ़ी में सब एक जैसा हो गया। ठीक,
इसी में से दो को उठाएं P2 जनक में। ठीक, आप दोनों क्रॉस कराएंगे तो ये जनक के समान होगा। दोनों को क्रॉस करवाएं। क्रॉस करवाने के बाद देखिए क्या हुआ। जब हम क्या किए, क्रॉस करवाएं तो एक क्या लिए थे, y कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, और इसके बीच क्रॉस कराएं तो सब जनक एक समान हो गया। फिर कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y, यानी क्या किए, क्रॉस करवाएं दोनों को, तो सब एक सब क्या आया, कैपिटल Y स्मॉल, कुछ इस प्रकार से आया। आप लोग क्या कीजिएगा, उतार लीजिएगा। ठीक, सॉरी। इसके बाद क्या हुआ, हम इस दोनों F2 पीढ़ी को अब P2 पीढ़ी को हम क्रॉस कराए इसके साथ, तो कुछ इस प्रकार से निकला। और हम इस प्रकार से क्रॉस करा के जीनोटाइप कितना आया, जीनोटाइप कितना आया, 1:2:2:4, 1:2:1:1:2:1, और लक्षण बहुरूपी 9:3:3:1। ये सब पूछता है बिहार बोर्ड में, अच्छे तरीक़ा से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, देखिए अगला चैप्टर पर चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक। देखो, मेंडल ने क्रॉस करा कर, मेंडल के द्वारा दिया गया नियम इन्होंने 3 नियम दिए। पहला प्रथम नियम प्रभाविता का, इसे प्रभाविता का नियम भी कहा जाता है। दूसरा पृथ्वीकरण या युग्मक की शुद्धता या विसंयोजन की नियम भी कहा जाता है। तीसरा स्वतंत्रता विन्यास का नियम कहा जाता है। पहला क्या, प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत गुण वाले जनक के बीच क्रॉस कराया जाता है तो संतति में किसी एक जनक का प्रभाव अधिक तथा एक का प्रभाव कम होता है, तो उसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। इसके बाद पृथ्वीकरण का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत गुण वाले के बीच क्रॉस करते हैं तो प्रथम पीढ़ी में जनक का गुण साथ साथ रहता है, लेकिन द्वितीय पीढ़ी में साथ साथ रह भी सकता है या अलग भी रह सकता है, इसलिए पृथ्वीकरण का नियम भी कहा जाता है। अगला में क्या है, स्वतंत्र विन्यास या तृतीय नियम। इस नियम के अनुसार अनुवांशिक लक्षण प्रभावी गुण केवल प्रभावी गुण से नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी सहयोग कर सकता है। इस प्रकार के अप्रभावी गुण केवल अप्रभावी गुण से नहीं बल्कि प्रभावी गुण से भी सहयोग कर सकता है। देखो, एक नंबर यहाँ से बनता है। पहला और दूसरा नियम एक संकरण पर आधारित है और तीसरा नियम द्वि संकरण पर आधारित है। ठीक, देखो हम लोग पहला क्रॉस किए थे मोनोहाइब्रिड, वो प्रथम नियम और द्वितीय नियम पर आधारित है, और द्वि संकरण कराए थे वो तृतीय नियम पर आधारित है। इसके बाद ये पूछता है 10वां में लिंग निर्धारण। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिसमें 22 जोड़े नर और मादा में समान होते हैं जिसे ऑटोसोम कहते हैं, और एक जोड़ा गुणसूत्र भिन्न होते हैं जिसे लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। इसी के द्वारा नर एवं मादा संतति का लिंग निर्धारण करते हैं। ठीक, देखो आगे देखते हैं हम लोग। क्रॉस कराते हैं। देखिए क्या है, 44 + XY 44 + XX क्या है, पुरुष है, युग्मक है, मादा युग्मक है। जब दोनों को क्रॉस कराएं और दोनों को तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा, 22X में और 22Y में टूटेगा। इसको तोड़ेंगे तो 22X और 22X में टूटेगा। और जब इसको क्रॉस कराएंगे 44 + XX, दो क्या हो रहा है, फीमेल हो रहा है, दो क्या हो रहा है, मेल हो रहा है। ठीक ना, देखिए ये नोट है, आप लोग देख लीजिएगा। जब एक युग्मक पुरुष का X और महिला का X आता है तो वह संतति लड़की होगी। ये कुछ इस प्रकार से लिख दिए हैं, एक नंबरी के थॉट पर है। जब एक युग्मक पुरुष का Y और महिला का X आता है तो वह संतति लड़का होगा। लिंग क्रोमोसोम 2 प्रकार के होते हैं।
लिंब क्रोमोसोम कितना प्रकार के होते हैं? 2, पहला एक्स दूसरा वाई। एक्स क्रोमोसोम लंबा छड़ के समान होता है, ये पूछेगा आपसे कि एक्स क्रोमोसोम का आकार कैसा होता है? लंबा और छड़ के समान होता है। और वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा, वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा होता है। यही क्या करता है? डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि नहीं। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से 1 नंबरी में, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में लिंग निर्धारण मनुष्य के जैसा ही होता है। इस जीव के नर में 6 ऑटोसोम XY तथा मादा में 6 ऑटोसोम XX क्रोमोसोम होता है। पूछ सकता है 1 नंबरी में, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। इसके बाद क्या होता है देखिए, जैव विकास। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के विकास के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जैव विकास कहते हैं। अथवा या एक डिफिनेशन ये हुआ, एक डिफिनेशन और बोल सकते हैं, जीवों का विकास पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव पर वातावरण के प्रभाव के कारण जीवों का परिवर्तन होता है और यह नए जीवों की उत्पत्ति होती है, तो इसे जैव विकास कहते हैं। ठीक, आप लोग यहाँ से क्रमड़ी बना सकते हैं और है जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।